रात पहले ही लग गई, सर्दी भी लग गई। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जरा कैश फ्लोज में एक कॉन्सेप्ट है बैड डेट्स का और प्रोविजंस का, उसे कैसे एडजस्ट करना होता है, पहले वो देखते हैं, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं हम। देखिए बेटा, बैड डेट्स आपने देखा होगा, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तीनों चीज़ों को ट्रीट करते हैं। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पीपीटी में पहले तो सब जहाँ पर यूजली ऐड हो रही होती है वहाँ पर बैड डेट्स भी बीइंग नॉन कैश आइटम ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि उसने आपके प्रॉफिट को कम किया होता है, लेकिन नॉन कैश आइटम होता है तो हम नॉन कैश आइटम को ऐड बैक करते हैं। वो तो हमने अभी तक किसी क्वेश्चन में इसको ट्रीट नहीं किया। उसके नीचे जाके अगर प्रोविजन बढ़ रही है, जो अलाउंसेज हैं इसके, तो वो ऐड होते हैं, और इसी यही प्रोविजन अगर कम हो जाए, डिक्रीज इन अलाउंसेज हो जाए, इंक्रीज इन अलाउंसेज फॉर बैड डेट्स ऐड होते हैं, और डिक्रीज इन अलाउंसेज फॉर बैड डेट्स उसमें से माइनस होते हैं, क्योंकि इनकी भी नेचर लायबिलिटी की होती है। ऑल प्रोविजंस आर लायबिलिटी, अनसर्टेन लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पर भी जब ये प्रोविजन बढ़ती हैं या अलाउंसेज बढ़ते हैं तो कैश आता है, और जब ये कम होती है तो कैश जाता है। दरअसल हम कंपनी को कैश, बिजनेस को कैश दे रहे होते हैं बढ़ाने के लिए, और जब कम होती है तो हम ले रहे होते हैं उससे वापस। अच्छा, अगर ये तीनों चीजें दी हों तो हमने क्या करना, और नीचे जाकर वर्किंग कैपिटल में आपको याद होगा जी, अगर रिसीवेबल कम हो रहे हों तो हम रिसीवेबल को ऐड कर देते हैं, और यही अगर बढ़ रहे हों तो हम इसको माइनस कर देते हैं। ये तीन चीजें आपको बैड डेट से रिलेटेड नजर आ सकती हैं, रिसीवेबल से रिलेटेड, रिसीवेबल फुल, अलाउंसेस, बैड डेट्स। अगर ये तीनों चीजें आपको नजर आ रही हैं, मिसाल के तौर पर यहां पर मैं कहता हूं जी, ये 2016 है और ये 2017 है। 2016 में मेरे पास अलाउंसेस लेसियम दिए हुए थे, उसने रिसीवेबल उसने दिए हुए थे 10,000, और लेसियम यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं 12,000। ठीक हो गई। इसमें से अलाउंसेस माइनस हुए होते हैं, तो लेसियम वो कहते हैं जी 10% के अलाउंसेस जो हैं वो माइनस दिए हुए हैं, ज़ाहिर फिर यहाँ से कितने हुए होंगे, राइट। इसका जो नेट रिसीवेबल है वो कितने नजर आ रहे होंगे, 9,000 के, और ये नजर आ रहे होंगे आई थिंक 10,800। ये सिचुएशन नजर आ सकती है ना क्वेश्चन में, वो आपको रिसीवेबल भी दे सकता है, अलाउंसेस भी दे सकता है, और नेट रिसीवेबल भी दे सकता है, और नीचे जाके वो कह सकता है पहले 2017 में हमारे एक बैड डेट्स भी थे जो राइट ऑफ हो चुके हैं 2000। ये सिचुएशन क्या हुई होगी, 2012 में जब अलाउंसेस लिए तो अलाउंसेस लेने से पहले आपने 2000 इसमें से निकाले होंगे, ये 14,000 होंगे, 14,000 में से 2,000 माइनस किए होंगे 12,000, इसके ऊपर प्रीमियम ली जाती है। अगर आपको अलाउंसेस पुराने याद होंगे, बचपन की कोई याद, जब अलाउंसेस लेते थे हम, अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स, तो हम क्या करते थे, ओरिजिनल रिसीवेबल्स माइनस जो बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए जो हमें नहीं मिलने, 12,000 के ऊपर प्रीमियम लेते थे 10%, वो कितनी बनी 1,200, और अब हमें जो रियलिस्टिकली मिल सकते हैं वो कितने मिल सकते हैं 10,800, और 2016 में कितने मिल सकते थे 9,000। ये मैक्सिमम चीजें आपको दी जा सकती हैं वहां पर, राइट। इसके साथ भी लेसियम मैं लिख देता हूँ जी, ये 10% के रिसीवेबल का। पहले तो मुझे बताएं बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को पुराना, कोई अलाउंसेस पर बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट? वैसे आपको मेरे ख्याल नहीं कॉन्सेप्ट, समझ आपको भी नहीं कॉन्सेप्ट है या नहीं? अच्छा, अभी वो भी इंशाल्लाह ले लेंगे कॉन्सेप्ट, लेकिन ये है कि अभी कैश फ्लो में कैसे ट्रीट करना उसे देख लें। इसकी वैसे तो मेरे ख्याल आईटीआई में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ के आते हैं इसको, वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हमने ट्रीट कैसे करना है इसको, देखिए मुझे यहाँ पर जो चीज़ें चाहिए, ये जो बैड डेट्स हैं इनको इधर ट्रीट करना है, ये जो बैड डेट्स हैं इन्हें हमने यहाँ पर लेके आना। इन्फॉर्मेशन ये दी होगी या ऐसी दी होगी, या इस इन्फॉर्मेशन को किसी और तरह से स्कैटर्ड करके दिया होगा। आइए 7 कहता है इसको कैश फ्लोज, कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आप सारी, अगर ये इन्फॉर्मेशन दी, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो फिर आपने क्या करना है जी, बैड डेट्स के सामने जो बैड डेट्स राइट ऑफ हुए हैं, इसका मतलब है इस 2000 को, ये तो नॉन कैश आइटम थी, इसे तो वापस ऐड बैक करें जो बैड डेट्स रिटर्न हो।
बैडर्स के सामने बैडर्स लिखेंगे। अलाउंसेस देखें इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। अलाउंसेस 2016 में कितने थे, 1000 के, और 17 में कितने हैं, 1200। इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज का मतलब है मैं 200 रुपए से इसे ऐड कर देता हूँ। रिसीवेबल जो है वो हमें डिक्रीज या इंक्रीज देखने, इंक्रीज या डिक्रीज कितनी हो गई थी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। रिसीवेबल हमेशा कौन से देखे जाते हैं, ग्रॉस। अगर बैडर्स भी लिखे हैं और अलाउंसेस भी लिखे हैं तो हमने रिसीवेबल ग्रॉस देखे, इनमें कितना डिफरेंस आया, दोनों 1000 थे, कितने हो गए 12000, और 12000 जो है ये सॉरी 1000 से 12000 हो गए, तो कितना इंक्रीज आया उसमें 2000। लेकिन कहते हैं इस 12000 में पहले ये 2000 ऐड करें, ओके। ये एक्चुअल रिसीवेबल नहीं है, बल्कि अलाउंसेस से पहले जो रिसीवेबल थे वो कितने थे, 12000 प्लस 2000 14000, यानी 14000 वाले जो रिसीवेबल हैं ये एक्चुअली फिगर जो थी ये यूं थी। तो जब भी आपने इसको इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो इन दोनों का डिफरेंस आफ्टर बैडर्स लेना है, आफ्टर बैडर्स, यानी उसमें बैडर्स ऐड करने के बाद। तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो 4000 का इंक्रीज आ रहा है, तो ये मैं 4000 इधर ऐड कर देता हूं, राइट। ठीक हो गया जी। तो आपने ये 4000, हाँ ये 4000 जो है ये चूंकि इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहे हैं, सॉरी ये माइनस होंगे ना, प्लीज माफ कर दो। 4000 इंक्रीज हो रहे हैं तो ये 4000 माइनस की फिगर आपको नजर आएगी। इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, राइट। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि हम अपने रिसीवेबल को इस तरह से शो कर दें कि बैडर्स गिवन है, बैडर्स के सामने बैडर्स आएंगे, अलाउंसेस गिवन है, अलाउंसेस के सामने अलाउंसेस लिख देंगे, और इंक्रीज या डिक्रीज इन रिसीवेबल जो है वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर लिए जाएंगे, लेकिन आफ्टर द बैडर्स हैव बीन एडेड बैक टू द फाइनल रिसीवेबल्स, जो उस साल के, हम 2017 में, तो 2017 के रिसीवेबल पे हमने बैडर्स को ऐड करके उनका डिफरेंस ले लेना। अच्छा, अगर आप इसका नेट डिफरेंस देखें तो 2200 और 4000, इसका कितना डिफरेंस नजर आ रहा है जी, 1800 रुपए का इनफ्लो, 1800 रुपए का आउटफ्लो, राइट। एक तरीका ये कहते हैं अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी और उसने सिर्फ रिसीवेबल दी हुए हैं, बैलेंस शीट में सिर्फ रिसीवेबल्स नजर आ रहे हैं, वो कहता है लॉसेस भी थे, बैडर्स भी थे, लेकिन इंफॉर्मेशन वहां पर कोई नहीं, तो फिर आपने सिर्फ नेट रिसीवेबल और इनका डिफरेंस ले लिया। इन दोनों का रिसीवेबल का डिफरेंस जरा देखें कितना बनता है, 9000 और 10800 का 1800 रुपए इंक्रीज हो रहा है, 1800 रुपए का आउटफ्लो। तो यहाँ पर भी देखें नेट आउटफ्लो कितना हो रहा था, 1800 रुपए। यानी अगर आप इन दोनों का डिफरेंस भी ले लें, ये दोनों बाय द वे ट्रीटमेंट अलाउड है कैश फ्लो में, ISM में, कि या आप सिर्फ इनका दोनों का डिफरेंस लेके इधर लिख दें तो कैश फ्लो आपकी सेम आ जाएगी, क्योंकि नेट डिफरेंस तो नहीं आ रहा ना, या अगर सारी इंफॉर्मेशन दी है तो फिर आप सब चीजें लिखें। लेकिन आपकी बुक में इसने बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि अगर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तो आपने एग्जाम में ये तरीका अपनाना चाहिए, यानी वो चाहता है कि पूरी डिटेल्स लिखें आप उसकी, राइट। अच्छा, बाज़ का तो ऐसा करता है जी, वो आपको ये बता देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है सारी, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन ही नहीं देता। तो फिर अब हमारे पास ये भी है, ये भी है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन निकल सकती है। हमें पता है कि इसमें से 10% निकला हुआ, दिस इज 90% ऑफ समथिंग, दिस इज 90% ऑफ समथिंग, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस अप करेंगे, 9000 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 90, तो ये वाली फिगर आ जाएगी।
इसी तरह अगर ये फिगर दी हुई है तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पे 100/90, क्योंकि दिस इज 90% ऑफ समथिंग ना, परसेंटेजेस आती है ना साथ में जो पांचवी में पढ़ी थी। एक चीज अगर 90% है किसी चीज का तो उसका 100% कितना होता है, ये याद रखने के लिए याद रख लें। जितने परसेंट अलाउंसेस होते हैं वो माइनस करते हैं 100 में से, तो 100/, जैसे 10% थे ना तो 100/90, 100/90, तो आपके पास ये वाली फिगर आती है। अच्छा, ये वाली फिगर आने के बाद बच्चा इसी को ही डिफरेंस ले लेता है यहाँ पर, लेकिन ये याद रखना कि ये फिगर आने के बाद इसको उसमें ऐड जरूर करना, राइट? याद रखिए ये चीज। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, जो आपने देखना है, क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ योर बुक, क्वेश्चन 26 ऑफ योर बुक। अली अगर जरा हम इस तरफ इसका बुता शरीफ फेर दें, ये समझ लगती थी ना क्या, बस आपने इसको एडहेयर करना है या वही चीज यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करनी है। अगर लाइट भी ऑफ कर दें, हम इस क्वेश्चन को जरा एक दफा पढ़ें। मतलब 1800 वाला कब लेंगे जब कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? when no information is given, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, वो कहते हैं अलाउंसेस भी थे, बैडर्स भी थे, लेकिन फिगर सिर्फ हमारे पास जो है अवेलेबल वो सिर्फ नेट रिसीवेबल की, तो फिर आपने ग्रॉस रिसीवेबल का डिफरेंस नहीं लेना, फिर आपने नेट रिसीवेबल का डिफरेंस लेना, राइट? फॉर एग्जांपल वो क्या देता है, अलाउंसेस दे देता है, लेकिन कहता है बैडर्स भी थे, इसके राइट ऑफ हुए थे, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन नहीं। तो इसका मतलब है आप बैडर्स अगर नहीं है तो ग्रॉस अप होने के बाद भी मेरे पास इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं, फिर आपने सिर्फ नेट रिसीवेबल का डिफरेंस लेके लिख देना, बाकी कोई इंफॉर्मेशन शो नहीं करनी है, ना बैडर्स लिखने हैं ना डिफरेंस ऑफ अलाउंसेस लिखने। लेकिन अगर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तो ऑल्दो हम नेट रिसीवेबल का डिफरेंस लेके लिख भी देंगे, आंसर ठीक आ जाएगा, क्योंकि नेट डिफरेंस तो नहीं आना। लेकिन वो कहता है, उसने आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ है कि अगर सारी इंफॉर्मेशन दी है तो फिर आप ये वाला मेथड यूज करें कि बैडर्स भी लिखें, अलाउंसेस का डिफरेंस भी लिखें और ग्रॉस रिसीवेबल का डिफरेंस भी लिखें। अच्छा जी, ये आपके सामने अगर आपको नजर आ रहा है जी, क्वेश्चन 26 ऑफ योर बुक, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नादर लिमिटेड। ये नादर लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, वन ऑफ द वेरी रेयर क्वेश्चन जो काफी अरसे से आपकी बुक में चल रहा है। उसमें देखेंगे उसने पहले आपको एक इनकम स्टेटमेंट की छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना के दी हुई है, उसमें पीबीटी दी है, टैक्सेशन दी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन यानी नेट प्रॉफिट दिया हुआ। आई होप आपको पता है पीबीटी आपको चाहिए, पीबीटी की जगह चला जाएगा टैक्सेशन, और टैक्सेशन वहां पर जब हम अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर टैक्स भी यूज हो जाएगा, इसका भी कोई लेना देना हमारे पास नहीं। हाँ, रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बनाते हुए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमें चाहिए होगा। उसके बाद उसने बैलेंस शीट बना के ली है, बैलेंस शीट में भी गॉट शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, इक्विटी की इंफॉर्मेशन। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है। करंट लायबिलिटी में देखें ट्रेड पेएबल्स, अक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स, यानी कोई और भी क्रेडिटर्स के अलावा भी कोई पेएबल्स होंगे, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, शायद वो भी देख लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो बस इसकी भी सिंपल मूवमेंट लेके उधर लिख देंगे। टैक्स लायबिलिटी है, तो टैक्स लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टैक्स जो अभी पीछे इनकम स्टेटमेंट में देखा, कैश हमारे पास आ जाएगा। पीपीई दिया हुआ जी उसने, टोटल दे दिए, पीपी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं, एडिशन वगैरह या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के काम आ जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ यानी इन्वेंट्री दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल नेट दी हुई, ठीक है, इसमें से लॉसेस वगैरह निकल चुकी। अदर रिसीवेबल्स, जो कोई और रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं, बात का आप कोई एसेट वगैरह जो है वो उधार पर दे देते हैं तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। कैश एंड बैंक, ये आखिर में हमारे काम आएगा। इससे रिलेटेड जो नीचे इंफॉर्मेशन है वो मुझे चाहिए जी। देखें सबसे पहली इंफॉर्मेशन है, उसने कहा जी शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलो, 10% बोनस शेयर्स इन मार्च 27 एंड राइट शेयर्स इन जुलाई 27। ये क्यों उसने बताया जी? देखिए हमारे अगर आप पीछे बैलेंस शीट में जाएं तो आपको ये देखिए शेयर कैपिटल 2016 में कितना नजर आ रहा है, 10,000, और 17 में कितना नजर आ रहा है, 12,400। हमारा शेयर कैपिटल बढ़ा है कितने से, 1400 रुपए से, 2400, ठीक है, हमारे 2400 रुपए से
शेयर कैपिटल बड़ा है। अगर तो ये शेयर कैपिटल सारे का सारा कैश से बड़ा हो तो फिर वो बोनस शेयर की इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन उसने कहा है कि बोनस शेयर 20 साल के दौरान आपने इशू किए और वो कितने थे 10%। इसका मतलब है 10% किसका लिया होगा, जो साल के शुरू में होते हैं 10%, क्योंकि पहले बोनस शेयर हुए ना, पहले बोनस शेयर हमारा शेयर कैपिटल 10,000 था, इसका 10% ले 1,000। इसका मतलब है ये जो 2400 इंक्रीज हुआ है इसमें से 1000 रुपया जो वो तो बोनस शेयर, बाकी 1400 रुपया क्या होगा दूसरा शेयर हो गया हमारे जो शेयर जो कैश पर इशू की होंगे। वो इसीलिए उसने बताया कि पहले बोनस शेयर इशू हुआ बाद में राइट इशू हुआ। अगर कहते हैं पहले राइट इशू हुआ था तो फिर 1000 रुपए से राइट इशू हुए होने थे, उसके बाद जो परसेंटेज देता तो वो हम ऐड कर देते उसमें, तो वो बोनस शेयर इशू हुआ। तो तरतीब याद रखनी है पहले क्या हो, क्योंकि बोनस शेयर अपनी परसेंटेज फाइनल शेयर्स के ऊपर लेगा। अगर पहले राइट हुए होते तो पहले राइट इसमें ऐड होने थे और उसके ऊपर परसेंटेज ले ली थी। ये हमने बड़ी डिटेल में बचपन में चीजें पढ़ी थी। तो यहाँ पर पहले राइट बोनस शेयर इशू हुआ है, इसका मतलब है 1000 रुपए के ये जो 2400 रुपए का इंक्रीज नजर आ रहा है इसमें 1000 रुपए का बोनस शेयर है, बाकी 1400 रुपए जो होगा वो क्या होगा हमारा, हम इसका अकाउंट भी वैसे बना लेंगे अभी थोड़ी देर तक। और नीचे शेयर प्रीमियम भी नजर आ रहा है कि हमारा शेयर प्रीमियम कितने से बढ़ा हुआ है 1400 रुपए का। तो इसका मतलब ये 1400 रुपया शायद पूरे का पूरा हमारा उसमें बड़ा होगा, अल्लाह आपका भला करे। तो कैश में कैसे पता चला कि ये कैश में बड़ा होगा, क्योंकि देखें अगर ये 1000 रुपया जो सामने ये 1000 रुपया बोनस शेयर या तो जाहिर है शेयर प्रीमियम में से दिया होगा या अटेंडेंस में से या डिवैल्यूएशन में से। अगर तो ये शेयर प्रीमियम में से दिया होता तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास था ही कुछ नहीं। अगर यहाँ पर कुछ होता तो शेयर प्रीमियम में से यहाँ पर दिया जाता और यहाँ पर शायद 400 रुपया बचता, लेकिन शेयर प्रीमियम में था ही कुछ नहीं, इसलिए शायद रिटेनर यूज कर दिया होगा उसने इस 1000 रुपये के लिए। तो वो भी अभी इंशाल्लाह जब उसके अकाउंट बनाते हैं तो वो समय लग जाएगी वहां पर फिर कैसे इसको टैकल करना है, हमने काउंटर करना। तो ये याद रखिएगा जब शेयर कैपिटल बढ़ाने लगेंगे तो वहां पर बोनस शेयर का फैक्टर भी शामिल किया जाए। दूसरा जी, ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट कॉस्टिंग 9500 एंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 5200 वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 4800 ऑफ व्हिच 1800 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। लेकिन कहते हैं यहाँ से हमें जो 2-3 चीजें मिलेंगी वो क्या मिलेंगी जी, एक तो हमारा जो प्लांट 9500 रुपए का है ये कॉस्ट पर ये बिक गया, ये निकल जाना चाहिए। इसकी बुक वैल्यू कितनी है 5200, अगर कॉस्ट पर अकाउंट बन रहा है तो 9500 रुपए पर निकलेगी चीज, और अगर कैरिंग वैल्यू पर बन रहा है तो 5200 पर मिलेगी। अब यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि आपने अकाउंट जो नॉन कैश एसेट का है वो कैरिंग वैल्यू पर बनाना है या कॉस्ट पर। तो वो कैसे पता चलता है, आप फौरन बैलेंस शीट में जाकर बैलेंस शीट में जाकर देखें पीपीई जो है वो सारी की सारी नेट नजर आ रही है कैरिंग वैल्यू। इसका मतलब है अकाउंट कॉस्ट पर नहीं बनेगा बल्कि कैरिंग वैल्यू पर बनेगा, तो हम इसका अकाउंट कैरिंग वैल्यू पर बना देंगे। और यहीं से हम इसका इसका गेन या लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक 5200 वाली चीज कितने की बिक गई है जी 4800 रुपए की, गेन हुआ लॉस हुआ 400 रुपए का, तो हम 400 रुपए का लॉस भी ध्यान में रखिएगा, वो भी रिकॉर्ड करना। तो यहाँ से और कितने का बिका जी 4800 रुपए का, तो 4800 क्या है जी सेल प्रोसीड्स, कितने का बिका वो भी चाहिए होता है, गेन या लॉस चाहिए होता है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चाहिए होती है और एडिशंस चाहिए होती है। यहाँ से हमें सेल प्रोसीड्स भी मिल गए और लॉस मिल गया, ठीक है जी। और कितने का हमने खरीदा वो भी हमें चाहिए और इसकी डेप्रिसिएशन चाहिए। ये 4 चीजें हमने एसेट से रिलेटेड हमेशा फाइंड आउट करें, 4 चीजें, डेप्रिसिएशन, कितने का बिका, गेन या लॉस एंड एडिशंस। तो 2 चीजें यहाँ पर दी हैं, लेकिन उसने कहा 4800 रुपए का बिका है, 1800 रुपए अभी इसमें से नहीं मिले, तो इसका मतलब है सेल प्रोसीड्स अब कितनी हुई थी, हमें तो कैश चाहिए ना, हमें कैश चाहिए। 4800 में से 1800 तो नहीं मिले, तो कैश कितना मिला 3000, तो 3000 लिखा है। ये अक्सर वो कर देता है कि इतने का बिका लेकिन इसमें से अभी इतने नहीं मिले, तो जितने नहीं मिले वो निकाल, क्योंकि हमें यहाँ पर प्योर कैश चाहिए। तो तो बिके से अगर इसने ये आगे ना लिखा होता कि अभी भी 1800 हमारा वो है लॉस, तो हम फिर उस 1800 को भी इग्नोर करते और सीधा 4800 सेल प्रोसीड्स लेते। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि तो सेल प्रोसीड्स भी मिल गए और लॉस भी मिल गए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर, सॉरी
थर्ड वन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7350, ये भी तीसरी चीज ये चाहिए थी, डेप्रिसिएशन भी उसने खुद दी थी। इसका मतलब है अकाउंट बना के हमें इस वक्त एडिशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि सेल प्रोसीड्स भी दिए, डेप्रिसिएशन भी दी है, लॉस भी मिल गया। अब एक ही चीज बच गई एडिशंस की, वो चेक करने के लिए अकाउंट बना लेंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कॉस्ट का या कैरिंग वैल्यू का? कैरिंग वैल्यू को। क्यों? क्योंकि कैरिंग वैल्यू की इंफॉर्मेशन उसने ओपनिंग क्लोजिंग में दी हुई है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1100। फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट चाहिए होता है ना, इंटरेस्ट फॉर द ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर द ईयर 1100 दिया हुआ है, वो भी हम लिख देंगे। और इसके ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन भी उसने दे दी है। अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस एज ऑन 31 दिसंबर 2017 अमाउंटेड टू 1,12,000, और यही कहते हैं 2016 में कितने थे? 48,000। ठीक है, उसने जो दोनों ओपनिंग क्लोजिंग है उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दी है। नीचे आपने देखा होगा बैलेंस शीट में नजर आया था अक्रूवल एंड अदर पेएबल्स, तो उसमें ये दोनों चीजें भी शामिल है। जैसे हमने कल किया था ना कि ये जो ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग में से ओपनिंग निकल जाएगा, क्लोजिंग में से क्लोजिंग निकल जाएगा, जो बाकी बचेंगे उसका इनफ्लो या आउटफ्लो हम मूवमेंट चेक करेंगे, इसको हम अकाउंट में ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, एंड फाइनली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिसीवेबल इज मेंटेन्ड एट 5%। ये वो कॉन्सेप्ट है, ये देखें उसने बता दिया प्रोविजन कितनी है, 5%। 5% उसने बता दिया, लेकिन प्रोविजन की अमाउंट क्या, मुझे तो अमाउंट चाहिए ना, वो नहीं दी हुई। वो फाइंड आउट की जा सकती है, क्यों? क्योंकि उसने रिसीवेबल दिए हुए, लेकिन रिसीवेबल नेट दिए हुए, यानी मुझे ये वाली फिगर दी हुई है, ये वाली, और मुझे ये पता है कि ये 90% है, और इसका अगर मैं 10%, इसका 5% इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो जो नेट फिगर है, नेट फिगर मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 95, ये फिगर आ जाएगी। 100 डिवाइडेड बाय 95, ये फिगर आ जाएगी। ठीक हो गया? और ये फिगर अगर आ जाती है तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास अलाउंसेस आ जाएंगे, तो मैं अलाउंसेस भी कैलकुलेट कर लूंगा, मेरे पास ग्रॉस अमाउंट भी आ जाएगी, नेट मुझे नहीं चाहिए। राइट जी? अगर कोई और इन्फॉर्मेशन ना दी होती तो मैं सिर्फ नेट अमाउंट्स को यूज करता है। दैट्स इट जी, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो सारी की सारी यहाँ पर गिवन है। प्लीज जरा ऑन कीजिएगा जी, और मुझे अब जरा इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखवाना शुरू कीजिएगा, ताकि हम उसको लिख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आई नीड पीपीटी, उसमें ऐड क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, उसमें ऐड करते हैं इंटरेस्ट, जैसे है उसमें ऐड करते हैं बैड डेट्स जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई, और उसमें हमने फिर माइनस करनी होती है इन्वेस्टमेंट इनकम जो कि नहीं दी हुई। मैं इन्वेस्टमेंट इनकम को नहीं लिख रहा क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं है, वैसे लिखनी है, अगर होती तो वो ऐड बैक होती। और उसमें हमने ऐड करना होता है लॉस ऑन डिस्पोजल जो कि दिया हुआ है, मैं गेन नहीं लिख रहा, माइनस गेन और डिस्पोजल करना था ना, उसने लॉस दिया हुआ, गेन नहीं दिया हुआ, मैं नहीं लिख रहा। इसमें अलाउंसेस की इंक्रीज या डिक्रीज देखना होगा, तो मुझे अलाउंसेस ऐड इंक्रीज इन अलाउंसेस और ऐड माइनस यही पर डिक्रीज इन अलाउंसेस। अगर अलाउंसेस बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, और कम हो रहे हैं तो क्या करेंगे, ये भी लिखे जाएंगे। और इसके नीचे लिखे जाएंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज इन इन्वेंट्री और डिक्रीज इन इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो ऐड हो जाएगी, और अगर सॉरी माइनस हो जाएगी, और यही अगर कम हो रही है तो मैं इसको लगा दे देंगे ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है। और इसी तरह जी रिसीवेबल भी अगर बढ़ रहे हैं तो माइनस, और यही अगर कम हो रहे हैं तो ऐड। पेएबल जो है वो भी अगर बढ़ रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, और अगर कम हो रहे हैं तो ठीक हो गए। इसी तरह क्योंकि अब वो अदर अक्रूवल्स भी कोई हैं साथ, इसमें अक्रूवल्स एंड पेएबल, जो अदर पेएबल्स हैं
उसकी भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, वो फिर इसी में हम एडजस्ट कर देंगे कि नीचे चलें वो भी लिख देते हैं एड अदर अप्रूवल्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, और यही अगर डिक्रीज हो रहे हैं अदर अप्रूवल्स तो वो सॉरी एड इंक्रीज और माइनस डिक्रीज, तो ये भी इसकी भी एग्जैक्टली नेचर पेएबल वाली है। और इसके नीचे जी फिर हमने ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आपने जरूर लिखना है यहाँ इसके नीचे, और इसके नीचे माइनस किया जाएगा इंटरेस्ट और माइनस किया जाएगा टैक्स। अगर डिविडेंड भी इधर ही माइनस करना हो तो इधर ही माइनस कर दें। इसका भी जी कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। इसी तरह अगर हम इधर आ जाते हैं तो इधर आते हुए भी जी मैं जो इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो लिख देता हूँ जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आई नीड सॉरी माइनस एनी एडिशंस, कोई एसेट खरीदा है तो कितना, और एड एनी सेल प्रोसीड्स, राइट। और जी अल्लाह आपका भला करे तो इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है, चूंकि इन्वेस्टमेंट इनकम है नहीं है मैं नहीं लिखा, ये दो चीजें मुझे इधर चाहिए थी। और इसके नीचे आ जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग में एड इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों अगर क्योंकि इंक्रीज ही हो रहे हैं वहां पर नजर आ गया था, इसलिए मैं सिर्फ इंक्रीज लिख रहा हूँ, डिक्रीज का मैं नहीं लिख रहा। इसी तरह कोई लोन्स वगैरह हैं तो ऐड एनी इंक्रीज इन लोन्स और माइनस एनी डिक्रीज इन लोन्स, और माइनस अगर कोई डिविडेंड पे आपने किए डिविडेंड पे तो ये भी जी कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ पर भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, सॉरी दिस इज इन्वेस्टिंग, राइट। तो जो फॉर्मेट मुझे चाहिए था वो मैंने बना दिया। अब इसमें जरा जो फिगर्स मुझे गिवन है क्वेश्चन में पहले वो पुट कर लेते हैं। ये मैंने सिंपल फॉर्मेट ये तो आपने काफी दफा बनाया, फॉर्मेट सबको आता है। देखिए सबसे पहले आते हैं हम जरा आपके जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो सारी ऐड इसमें कर लेते हैं, अगर आप मेरी हेल्प कर दें इसमें जी। स्टार्टिंग फ्रॉम पीपीटी, पीपीटी कितना दिया हुआ क्वेश्चन है मैं फिर से बता दूं, ये एग्जांपल 26 है आपकी बुक की नादर लिमिटेड के नाम से। कितना जी 8955 पीपीटी के बाद डिप्रिसिएशन दी हुई है, आई थिंक 7350 यस 7350 की डिप्रिसिएशन भी दी, इंटरेस्ट भी गिवन है आई थिंक 1100, नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर आखिरी नीचे सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर आर 1100 वो भी दिए हुए हैं। क्रेडिट्स नहीं दिए हुए मैं नहीं लिख रहा। लॉस एंड डिस्पोजल अभी हमने आपकी जो एडजस्टमेंट नंबर 2 है, दूसरी एडजस्टमेंट में उसने कहा एक 5200 वाला एसेट जिसकी बुक वैल्यू 5200 थी 5200 वो 4800 का बिक गया, इसका मतलब है मुझे लॉस कितना हुआ 400 का। एडजस्टमेंट नंबर 4 में सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 2 में जो लॉस दिया हुआ है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। A net book value of 5000 was sold for disposed of for 4800, इसका मतलब है 400 रुपए के मेरा लॉस भी होगा। इंक्रीज या डिक्रीज इन अलाउंसेस अभी दिया तो नहीं हुआ लेकिन कैलकुलेट किया जा सकता है, तो उसे भी अगर चाहते हैं तो मैं साइड पर पहले कैलकुलेट कर देता हूं ताकि ये साथ साथ इंफॉर्मेशन सारी हम कैलकुलेट करें। इंक्रीज या डिक्रीज हम कैसे कैलकुलेट करें? इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। जो नेट रिसीवेबल है वो गिवन है, कितने हैं जी नेट रिसीवेबल? बाय द वे ईयर कौन से हैं दोनों? 2016 एंड 17, 16 एंड 17, ये 2016 और 17 दिए हुए हैं। नेट रिसीवेबल 2016 के कितने? 446 446 नेट रिसीवेबल ये दिए हुए।
अगर मैं इसके ओरिजिनल रिसीवेबल फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा जी, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 95। इसी तरह अगर 17 भी बता दें आप साहब, 6840 नेट है। अगर मैं इसकी ग्रॉस अप अमाउंट चाहूँ तो वो कितनी होगी, ये वाली। इनके जरा अलाउंसेस ये मुझे रिसीवेबल के बता दें कितनी, 4680 और ये 7200। ठीक हो गया, दोनों आ गए बंद हो। दो बैटरी सर, कोई बात नहीं, चल जाएगा ये। अच्छा जी, अब मेरे पास ये दोनों भी आ गए। अगर मैं अब में से अलाउंसेस निकालना चाहूँ तो अलाउंसेस एक तो ऐसे निकल सकते हैं, ये अलाउंसेस ऐसे भी तो निकल सकते हैं ना। अगर डायरेक्टली अलाउंसेस निकालने होता तो 5/95, क्योंकि दिस इज 95% ना, 5/95 करेंगे तो डायरेक्ट अलाउंस निकल आएंगे, वरना ऐसे भी निकल आएंगे। इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 2 3 4 4 और ये 360 360। तो ये देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने डायरेक्टली अलाउंसेस लेने हो तो डायरेक्टली अलाउंसेस भी निकल आएंगे आपके। ये मल्टीप्लाई बाय 5/95, ये करके देख लो, यही आंसर है। ये मल्टीप्लाई बाय 5/95 ये आएगा। अगर 100/95 करेंगे तो पूरी अमाउंट आएगी। हमें ये भी चाहिए था और ये भी चाहिए था, तो दोनों आगे मेरे पास जी। अब मैं अलाउंसेस की मूवमेंट देख लेता हूँ। 2016 में 234 थी, इंक्रीज हो रहे हैं कितने से, 126 से अलाउंसेस मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब है मैं इससे 126 से ऐड कर देता हूँ जी, ये नहीं दिया, ठीक है, फिर डिक्रीज नहीं होगा। दूसरा जी, नेक्स्ट आ जाएगी, यहीं पर अगर आप रिसीवेबल भी देखें तो रिसीवेबल का भी इंक्रीज डिक्रीज मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, इतने से बढ़कर इतनी होगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बैड डेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, इसका मतलब है नहीं। अगर दी होता उसने क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल एक एडजस्टमेंट दी, ये भी दी होती कि बैड डेट साल के दौरान 1000 के थे, तो ये 8200 हो जाते, ठीक हो गए। तो फिर हम इन दोनों का डिफरेंस ऐसे लेते, ये और 8200 का डिफरेंस। अब जरा बता दें जी, इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन 7200 से, कितने से, 2520 से। मैं 2520 से रिसीवेबल को माइनस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे रिसीवेबल माइनस हो रहे हैं जी, बढ़ रहे हैं, राइट जी। रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई जी मेरे पास। मुझे बैटर चाहिए थे, नहीं दिए हुए थे। रिसीवेबल की इंक्रीज डिक्रीज चाहिए थी, लेकिन ग्रॉस अप अमाउंट के ऊपर वो भी मैंने कैलकुलेट कर ली, और लॉसेस की इंफॉर्मेशन भी मैंने काउंट कर ली, राइट जी। नेक्स्ट आ जाए, इन्वेंटरी के इंक्रीज डिक्रीज तो मेरे पास सीधा सीधा दिया हुआ है, वो भी जरा देख लें जी कितना है। नीचे ट्रेड इन स्टॉक, इसके मैं फिर लेक्चर पे शेयर मेरे आता मुझे भी लेक्चर, ठीक ठीक। कल इंशाल्लाह डायरेक्ट मेथड का कोई ना कोई क्वेश्चन जी, प्लीज। इन्वेंटरी, स्टॉक इन ट्रेड को इन्वेंटरी कहते हैं, स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड या इन्वेंटरी, इन्वेंटरी इन ट्रेड। 160 से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 150 से, तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ। डिक्रीज इन इन्वेंटरी इज एडेड बाय 150। अच्छा जी, पेएबल भी जरा देख लें, पेएबल कितने, 500 का इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, इंक्रीज हो रहे हैं 500 के, राइट जी। चलिए ये भी मैंने 500 से इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज, तो 500 से इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो कोई अदर अप्रूवल्स भी दिए हुए हैं उसे, अदर अप्रूवल्स जो हैं उसकी भी आप मूवमेंट देख लें, लेकिन अदर अप्रूवल से पहले उसके ओपनिंग में से, ओपनिंग जो दिए हुए हैं ना उसने, इंटरेस्ट के भी पेएबल की नीचे एडजस्टमेंट में, आखिरी एडजस्टमेंट से सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट में उसने बताया हुआ है कि जो उसका ओपनिंग बैलेंस है वो 48 रुपए का है और जो क्लोजिंग है वो 112 रुपए का है, ठीक है जी। तो वो भी निकालें, इसमें से ओपनिंग में से ओपनिंग निकालें, क्लोजिंग में से क्लोजिंग निकालें, अदर अप्रूवल्स एंड पेएबल से, और उनका भी डिफरेंस लेके बताएं जी मुझे। अक्रूवल एंड अदर पेएबल्स दिए हुए हैं ना बैलेंस शीट में, सेकंड लास्ट उसकी जो बैलेंस शीट में आइटम है लायबिलिटीज में, टैक्स से बिल्कुल ऊपर,
680 का उसने दिया हुआ है आई थिंक ओपनिंग, सॉरी 2017 का 680 है जी क्लोजिंग, और 660 ओपनिंग है। तो 660 में से ओपनिंग इंटरेस्ट का बैलेंस निकाल दें और 680 में से क्लोजिंग निकाल दें। ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अगर पेबल्स दिए हों और अक्रूवल्स के भी ओपनिंग क्लोजिंग दिए हों तो फिर अक्रूवल यानी इंटरेस्ट के, तो फिर इंटरेस्ट के ओपनिंग क्लोजिंग इनमें से पहले निकाल दें और जो बाकी बात जो उनकी मूवमेंट चेक कर लें। लास्ट टाइम भी हमने ये पॉइंट किया था। अगर ये अक्रूवल एंड अदर पेबल्स ना दिए होते तो फिर हम ये पेबल्स में से निकालते। फिर कितना जी 44 डिग्रीज 44 का डिक्रीज नजर आ रहा है। तो अदर पेबल ये इसमें अदर मैं फिर इधर लिख देता हूँ 44, सिर्फ 44 का जी 44 का डिक्रीज भी शो कर दिया। जो नॉर्मल पेबल्स थे वो 500 से बढ़ रहे थे, लेकिन अदर अक्रूवल्स जो हैं वो 44 से बढ़ रहे हैं। हालांकि ओरिजिनली वो कितने से बढ़ रहे थे, 660 से 680 हुए थे, तो ओरिजिनली ये बढ़ रहे थे कितने से, सिर्फ 20 रुपीज से। लेकिन चूंकि हमने अक्रूवल उसमें दूसरे भी शामिल किए हुए थे, जब हमने उनको एडजस्ट किया तो उसके बाद वाली जो फिगर है वो 44 से डिक्रीज शो कर रहे हैं, राइट। वो जो इंटरेस्ट वाले मामला आते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जी भाई। इसके बाद आते हैं जी हम जरा इंटरेस्ट की अकाउंट के ऊपर। इंटरेस्ट का अकाउंट बना लेते हैं। इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, जो इनकम स्टेटमेंट में वो दिया हुआ वो भी गिवन है, कैश हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ उसने। ओपनिंग इंटरेस्ट अप्रूव्ड इंटरेस्ट 112 नहीं 48 और क्लोजिंग कितना 112, ये दिया हुआ 11, ये प्लस ये माइनस ये करें तो हमारे पास कैश है 1100 सौ 1180 माइनस 112 1036 तो 1036 की जो है ना वो इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 1036 की इंटरेस्ट पेमेंट हो गई है। अच्छा इंटरेस्ट आ गई थी, फिर आगे हमें चाहिए टैक्स की पेमेंट। नेक्स्ट क्या चाहिए, टैक्स। तो टैक्स का भी अकाउंट बना लेते हैं। टैक्स का ओपनिंग भी गिवन है, इनकम स्टेटमेंट में जो है वो भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, कैश फाइंड आउट किया जा सकता है। ओपनिंग बता दीजिए कितना है, बताया हुआ टैक्सेशन के नाम से देखिए टैक्स लायबिलिटी। ओपनिंग इज 500, क्लोजिंग इज 650। इनकम स्टेटमेंट वाला ऊपर सबसे पहले बैलेंस शीट दी है 2945 ये प्लस ये माइनस ये 2795। तो 2795 मैं टैक्स में से माइनस कर देता हूं। तो ये मेरे पास जो इसकी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी कंप्लीट हो गई। पीबीटी गिवन था, डेप्रिसिएशन गिवन थी, इंटरेस्ट गिवन था, लॉस हमने कैलकुलेट कर लिया, इंक्रीज अलाउंसेस हमने यहाँ से देखे, अलाउंसेस पहले कैलकुलेट करने पड़े और फिर उनका डिफरेंस लिया। इसी तरह रिसीवेबल भी हमें कैलकुलेट करने पड़े और उसका भी डिफरेंस लेके रिसीवेबल में चले गए। और जो इंक्रीजिंग पेएबल था वो भी हमारे पास था, जो अदर अक्रूवल्स एंड पेएबल्स थे उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ा और उसको भी लिखा। अच्छा जो रिसीवेबल है इसके नीचे देखिए एक और भी चीज नजर आ रही है, अदर रिसीवेबल्स नजर आ रहे हैं, इनका भी हमने मूवमेंट चेक करनी है। लेकिन इस अदर रिसीवेबल में एक चीज जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था जिसके लिए मैंने अभी इसको छोड़ दिया। देखिए अगर तो रिसीवेबल है तो रिसीवेबल का डिफरेंस ले लिया, इसका भी हमने डिफरेंस ही लेना है। 800 से बढ़कर कितने हो गए हैं 2385। लेकिन 2385 में एक ऐसे रिसीवेबल शामिल है जिसके बारे में उसने बताया ये भी हमें नहीं मिले। वो कौन से वाले थे, अगर आपको याद हो उसने कहा हमने जो गाड़ी बेची है, ये जो प्लांट बेचा है कितने का 4800 रुपए का, उसमें से कितना नहीं मिला 1800 रुपए का। तो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे तो वो पहले क्लोजिंग में से निकाल दे क्योंकि उसके बारे में तो पता ही है तो नहीं मिले। तो दरअसल ये जो 238 कितनी नजर आ रही है 2385 की फिगर नजर आ रही है आपको आपकी बैलेंस शीट में अदर रिसीवेबल्स के नाम से 2385 ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। इसमें 1800 रुपए जो वो तो निकाल दें, तो बाकी जो है वो आपका क्लोजिंग है, इनका डिफरेंस ले लें। तो वो भी मुझे बता दें
कि हमारे रिसीवेबल बढ़े या कम हो। डिक्रीज हुए तो 15 डिक्रीज हुए रिसीवेबल के, यहाँ पर मैं ये देखें इसके साथ अदर लिख रहा हूँ 215 215 से डिक्रीज हो गए, इसका मतलब है जो अदर रिसीवेबल थे वो हमें मिले। जो नॉर्मल रिसीवेबल है उनकी ट्रीटमेंट एग्जैक्टली वैसे जैसे करें, जो अदर रिसीवेबल्स हैं उनकी मूवमेंट चेक करते हुए नीचे एडजस्टमेंट में जरूर चेक किया करें, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा दिया होता है जिसके बारे में इसने कहा होता है कि ये रिसीवेबल मुझे नहीं मिले, राइट। इसी तरह पेएबल के बारे में भी जैसे इंटरेस्ट वगैरह के बारे में बातें आती है, तो जो इंफॉर्मेशन नीचे एडजस्टमेंट में दी हो वो ओरिजिनल क्लोजिंग बैलेंस से पहले माइनस किया करें। ओपनिंग में से निकलेगा, क्लोजिंग में से निकलेगा। इसमें चूंकि था ही क्लोजिंग 1800, इसलिए सिर्फ क्लोजिंग में से वो निकल गया। लेंथ ये इंफॉर्मेशन तो होगी हमारी कंप्लीट। रिसीवेबल में एडजस्ट हो गए, अदर रिसीवेबल अदर में चले गए, पेएबल में एडजस्ट हो गए, अदर पेएबल में एडजस्ट हो गए। इंटरेस्ट को भी हमने देख लिया जी, और जो टैक्सेशन थी उसको भी देख लिया। इनके तो नॉर्मली अकाउंट बनते हैं, ये तो आपको पहले भी बनाने आते हैं। इधर आ जाइए, अब मुझे चाहिए सबसे पहले तो एडिशन और सेल प्रोसीड्स तो उसने दिए हुए हैं कितने 4800 के, और उसमें से उसने कहा मिले लेकिन कितने हैं 3000। तो जो 3000 है मैं सिर्फ वो लिख देता हूँ, हालांकि मिले 4800 के, लेकिन उस 4800 में से कहता है 18 रुपए के नहीं मिले, तो वो माइनस कर दें, बाकी कितने मिले हैं वो लिखें। ठीक है, तो सेल प्रोसीड्स लिखने हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखेंगे कि वो मिले भी हैं या नहीं मिले। अगर रिसीवेबल सारे के सारे जीरो, यहाँ पर जीरो लिखें, जितने मिले हैं उतने लिखें। एडिशंस कितने हुए, एडिशंस के लिए एक और अकाउंट बना लेते हैं जी साथ। अब ये अगर तो उठ जाता तो ठीक था, लेकिन चलो नहीं भी उठेगा तो कोई नहीं, हम इसको ये मिटा देते हैं या इनमें से कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर बना लेते हैं जी हम अपना उसका अकाउंट, नॉन करंट एसेट का पीपीई का अकाउंट है, लेकिन पीपीई का अकाउंट किस पर बनना है, कैरिंग वैल्यू पर। कैसे पता चला, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन कैरिंग वैल्यू पर दी। तो अब देखिए इसका क्या चाहिए मुझे, ओपनिंग बैलेंस, कंडीशंस, कोई रिवॉल्यूशन दी हुई है तो, अगर डिस्पोजल हुई है तो। अब चूंकि कैरिंग वैल्यू है तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी आएगी, पता है ना कि कैरिंग वैल्यू का अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन भी यूज करते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग कितना दिया होगा जरा बता दें, पीपी का अकाउंट 15800 और क्लोजिंग कितना है जी 21400। ठीक हो गया, कोई रिवॉल्यूशन दी हुई है जी, दी हुई है, रिवॉल्यूशन सरप्लस देखें नीचे 4000 का रिवॉल्यूशन सरप्लस नजर आ रहा है, तो रिवॉल्यूशन सरप्लस भी लिखें यहाँ। फिर देखिए जी डिस्पोजल कितना लिखोगे डिस्पोजल का, नीचे एडजस्टमेंट में जाके जो एसेट बिका है उसकी डिस्पोजल वैल्यू कितनी थी, नहीं यहाँ पर क्या लिखना होता है, हमेशा याद रखें हर चीज कैरिंग वैल्यू पर, तो भूल जाए कितने का था कितने का बिका, कैरिंग वैल्यू 5200। अगर कॉस्ट होता तो कॉस्ट डिप्रिसिएशन भी उसने दी हुई है, आई थिंक 7350। ले सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, ये प्लस ये माइनस ये करेंगे तो एडिशन आ जाएगा। 14150 ये 14150 से हम इसे भी माइनस कर देते हैं, तो एडिशंस भी मिल गए और सेल प्रोसीड्स भी मिल गए। नेक्स्ट आ जाइए, फाइनेंसिंग में मुझे चाहिए इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल का भी अकाउंट बना लेते हैं, तो शेयर कैपिटल का अकाउंट बना, शेयर कैपिटल में मुझे चाहिए शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम दोनों का इकट्ठा बनता है, ओपनिंग शेयर कैपिटल और ओपनिंग शेयर प्रीमियम, कैपिटल एंड प्रीमियम, और इसी तरह क्लोजिंग शेयर कैपिटल एंड क्लोजिंग प्रीमियम। कोई कैश मिला, बोनस तो नहीं था, इधर कैश, और अगर बात का कैश चला भी तो जाता है, और यहां पर अगर कोई बोनस शेयर प्रीमियम में से गया हो, यही कौन बनता है, दोनों की ओपनिंग क्लोजिंग। अगर कोई बोनस शेयर हमें बोनस शेयर की वजह से बड़ा शेयर कैपिटल तो इधर, और अगर प्रीमियम की वजह से कम हुआ तो इधर। अच्छा जी, इसमें ओपनिंग शेयर कैपिटल का जरा उसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शेयर कैपिटल का 10,000,
शेयर प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस 12,000 नहीं सही है शेयर 0 और क्लोजिंग शेयर कैपिटल इज 12,400 और क्लोजिंग का 1400 राइट जी। नेक्स्ट देख रहे हैं कि बोनस शेयर तो नहीं था, इंफॉर्मेशन ये कहां से मिलेगी, एडजस्टमेंट में चले जाए और देखिए बोनस शेयर तो नहीं है कुछ, उसने कहा कि 10% बोनस शेयर हुआ, किसका 10%, ओपनिंग का, क्योंकि पहले बोनस शेयर हुआ ना, तो ओपनिंग का, ओपनिंग कितना था शेयर कैपिटल हमारे पास 10,000 का 10% विल बी 1,000, इसका मतलब है 1,000 रुपए से मेरा शेयर कैपिटल बड़ा होगा, लेकिन ये बोनस शेयर की वजह से, राइट। क्या ये बोनस शेयर हमने शेयर प्रीमियम रिजर्व यूज किया या कोई और यूज किया, शेयर प्रीमियम यूज हुआ था तो वो बताता कि शेयर प्रीमियम रिजर्व यूज हुआ है, नहीं बताया। अगर वो कहता भी कि शेयर प्रीमियम यूज हुआ है तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि जरा बैलेंस शीट में जाकर देखिए शेयर प्रीमियम का तो ओपनिंग बैलेंस ही कोई नहीं, इसका मतलब है वो यूज नहीं हो सकता था, इसका मतलब है ये तो नहीं यूज हुआ होगा, फिर ये कहां से यूज हुआ होगा, फिर ये रिटेन अर्निंग से यूज हुआ होगा। ये बात यहां से ज्यादा समझ लगी होगी कि अगर आपने ये देखना होगा ये बोनस शेयर कहां से इस्तेमाल हुए, तो पहली तो प्रायोरिटी, अगर नथिंग इज मेंशन, इफ नथिंग इज मेंशन, तो पहली प्रायोरिटी है कि शायद ये शेयर प्रीमियम से इस्तेमाल हुआ, लेकिन शेयर प्रीमियम में हमने जाकर देखा तो ओपनिंग तो दिया ही नहीं हुआ, इसका मतलब है शेयर प्रीमियम तो यूज नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, रिटेन अर्निंग्स यूज की, तो फिर रिटेन अर्निंग्स में जाकर जब हम उसका अकाउंट बनाएंगे तो वहां देख लेंगे ये प्लस ये माइनस ये दोनों, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2800 का शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम बढ़ा है, तो इसे मैं ऐड कर देता हूँ। ये समझ लगी जी, कौन दोनों ओपनिंग बैलेंस दोनों क्लोजिंग बैलेंस, अगर कोई बोनस शेयर है तो अमाउंट लिखें, अगर प्रीमियम में से यूज हुआ तो इधर लिखें, अगर प्रीमियम में से यूज नहीं हुआ तो जिस अकाउंट से निकला फिर हम वहां लिख लें, जैसे कि रिटेन अर्निंग्स अकाउंट बनाएंगे तो वहां से हमें पता चल जाएगा। अच्छा जी, लोन्स तो नहीं कोई दिए हुए, लॉन्ग टर्म लोन्स नॉन पे दिए हुए 5,000 के थे, कितने रह गए 4100, 900 रुपए नीचे, चूंकि एडजस्टमेंट में लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि कोई नया लोन आया या गया, इसका मतलब है कि सीधी सीधी मूवमेंट शो कर दें, 5,000 थे अब 4100 रह गए, इसका मतलब है 900 रुपया पे हो गया, तो जो पेमेंट ऑफ लोन है वो पेमेंट के सामने लिखते हैं, डिक्रीज इन लोन के सामने, दिस इज आल्सो नोन एज पेमेंट ऑफ लोन, रिसीट ऑफ लोन, ठीक हो गया। नेक्स्ट कम्स इज डिविडेंड, तो डिविडेंड के लिए मुझे रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बनाना है, मैंने कहा था जी वो कहे ना कहे आपने रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बनाना है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स प्लस नेट प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स इज इक्वल टू डिविडेंड। अगर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वगैरह हो या कोई रिवैल्यूएशन ट्रांसफर हुई हो या ऐसा कोई बिका हो तो वो भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कहीं इंफॉर्मेशन दी, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा इसलिए सादा इंफॉर्मेशन यही मुझे चाहिए होगी। प्लीज ओपनिंग कितनी है रिटेन अर्निंग्स 12,440, क्लोजिंग कितनी 13,450, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 6010 और डिविडेंड इन दोनों ये प्लस ये माइनस ये कर दें तो नहीं, इसमें देखिए एक चीज है, बोनस शेयर किसमें से यूज हुआ है, इसमें से, तो जो बोनस यूज हुआ है वो इधर लिखेंगे, वो 1,000 रुपया, देखिए उसने शेयर कैपिटल बढ़ाया और निकलना तो वो यहां से चाहिए था, लेकिन फिर वो कहां से निकला, रिटेन अर्निंग्स में से, तो ये यहां से निकाल लें जी प्लीज, ये प्लस ये माइनस ये देखिए शेयर कैपिटल हमारा बड़ा था ना, हमारा बड़ा शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल बोनस की वजह से बड़ा था, बोनस शेयर की वजह से 1,000 रुपए ये जो बोनस शेयर है इसने शेयर कैपिटल मेरा बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ कोई ना कोई रिजर्व कम हुआ होगा, रिजर्व या शेयर प्रीमियम कम हुआ होगा या रिटेन अर्निंग्स या रिवैल्यूएशन। उसने कहा जी ये उसने चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं दी, शेयर प्रीमियम वैसे तो ये जो बोनस शेयर है इसके लिए रिजर्व चूंकि नॉर्मल शेयर प्रीमियम सॉरी नॉर्मल बोनस शेयर से, तो वैसे तो ये रिजर्व शेयर प्रीमियम यूज होना चाहिए था, लेकिन शेयर प्रीमियम में यूज करने लगा तो मैंने देखा तो कि उसका तो ओपनिंग बैलेंस ही कोई नहीं, उसके तो बॉक्स में पैसे कोई नहीं, इसका मतलब है मेरे पास वो तो रिजर्व है ही नहीं यूज करने के। फिर मैं कहा जाऊंगा नेक्स्ट मेरे पास रिजर्व है रिटेन अर्निंग्स, फिर मैंने रिटेन अर्निंग्स में सो ले ली, तो मैंने अपना शेयर कैपिटल बढ़ा लिया 1,000 रुपए से, मैं यहां से निकालना चाहता था शेयर प्रीमियम से, नहीं थे पैसे, फिर मैंने कहां से निकाल दिए, रिटेन अर्निंग्स। तो यहाँ से ये हमने काफी डिटेल में पढ़ी थी वो बोनस शेयर, जब हमने बचपन में डिविडेंड्स वगैरह पढ़े थे और बोनस शेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का चैप्टर जब हमने पढ़ा था, तब आप शायद हमारी जिंदगी में अभी नहीं आए,
ठीक है, तो ये प्लस ये सर वो प्लस वो रिटेन अर्निंग का रिटेन अर्निंग्स 4000 कितना है डिविडेंड 4000 4000 ऑफ डिविडेंड्स विल बी पेड। रिकॉर्डिंग खत्म। नहीं सर वो बैटरी कम है तो वो कोई बात नहीं, वो बैटरी कम के खैर है, वो ज़रा सिग्नल दे रहा है कि भाई चल ठीक है जी। नहीं हमारा जो पूरी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारी की सारी मेरे पास आ गई। मुझे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की चीज़ें चाहिए थी वो भी मेरे पास आ गई, जो फाइनेंसिंग में चाहिए और इन्वेस्टिंग में चाहिए थी वो भी आ गई, और जो फाइनेंसिंग में चाहिए थी वो भी आ गई। अब ज़रा आप इसको वो देख लें, इसका सारा टोटल कर दें, ऑपरेटिंग का टोटल भी कर दें और इन्वेस्टिंग का भी, और फाइनेंसिंग। ज़रा पहले ऑपरेटिंग का टोटल कर दें। 126, 1100, 400, 150, 25 कितना जी 1240 टोटल इसका। नहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है इसके आंसर में, कुछ चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही मुझे। लिखे ना इसका, देखें एबीटी हमारा कितना था सर? इंटरेस्ट और टैक्स से पहले यही मेरा आंसर आ रहा है। अच्छा वो नहीं साथ किया, वो भी साथ ही कर देते। टैक्स माइनस करके 1240 बन रहा है। 1240 वो भी, वो माइनस ना करें तो 16232 ही आता है। अच्छा वो ठीक है। और ये मुझे ज़रा बता दें इसका टोटल 1240 12401 प्लस या माइनस प्लस प्लस। तो इसका जो टोटल है कैश इनफ्लो, इस सारी एक्टिविटी का वो मेरे पास क्या है जी, टोटल कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 12401। हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं की ना? ओके, इसका भी ज़रा टोटल मुझे बता दें। 1150 1150 ये मेरे का माइनस हो गया, इसका भी टोटल बता दें। कोई इसमें 2100 माइनस, राइट जी। अब जरा सारे टोटल कर दें, कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज या इंक्रीज इन डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, ये प्लस ये तीनों एक्टिविटीज का टोटल, कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, सबके टोटल का टोटल क्या है? 849 डिक्रीज। इसमें ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करते हैं, और अगर कोई ओडी दी हो, बैंक ओडी है तो वो माइनस कर दीजिए। मेरे को बैंक ओडी तो नहीं नजर आया कहीं पर भी। $4053 प्लस उसमें कैश है ओडी कैश, इसको जरा टोटल कर दें तो ये आंसर आपका क्लोजिंग कैश आना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ये जो हमारे पास आंसर आया था सबका ऐड करके, उसे भी ऐड करना था ना? इसमें 849 जो है 849 में ऐड किया। 849 जो है इसमें आपने ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो 3204 है। 3204 तो इसका ये कितना है 2355 ये माइनस है और ये प्लस है, ये देख लेना, 2355 इतना का ध्यान रख लेना, इतने मेरी इज्जत रख लेना कि प्लस माइनस का पता है। नहीं कोई 2355 अगर आप बैलेंस शीट में जाके देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर आपका 2355 आ रहा है तो आंसर ठीक है, वरना मैं दोबारा सारा करवा दूं। 2355 अब तो आपने कह देना क्योंकि डोर लग जाना सिर्फ ठीक हो गई जी। 2355 अगर आपका आंसर आ रहा है इसका मतलब है फिर हमने हर चीज़ ठीक की है, अपनी अपनी जगह पर
जो चीज़ चाहिए थी वो अपनी अपनी जगह पर गई। इसको देख लीजिए अब, जो चीज़ें जो आज आपके साथ हुआ वो देख, इसको ज़रा सना तो बस ये